Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु आपके लिए टीचिंग मेथड का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आया हूं, जो लेवल 1 एवं 2 के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सभी सब्जेक्टों के लेवल 1 एवं 2 के लिए शिक्षण विधियों के प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि रीट की विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है अब, तो बिल्कुल भी तैयारी में ढिलाई न बरते साथियों। शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो आपका प्रथम क्वेश्चन है मित्रों, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी, सतत, उपयोगी और अनुपयोगी। तो साथियों, कोठारी आयोग ने भी मूल्यांकन को कैसी प्रक्रिया माना है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है मित्रों? सतत। मतलब आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है आपके, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को समझकर करना है एक एक प्रश्न को। निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी टीचिंग एड है? चार्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, कलर्ड चौक और फिल्म स्ट्रिप्स। तो मित्रों देखिए, सर्वाधिक प्रभावी यहाँ पे थोड़ा मैंने मतलब क्वेश्चन को चेंज किया है। टीचिंग एड का मतलब कोई सहायक सामग्री कौन सी है सबसे ज़्यादा प्रभावी? चार्ट्स, जिसको आप हिंदी में चार्ट्स के नाम से ही जानते हो। फील्ड ट्रिप, क्षेत्रीय भ्रमण भी जिसको कहा जाता है हिंदी में। कलर चौक और फिल्म स्ट्रिप। तो साथियों, सबसे ज़्यादा प्रभावी सामग्री दिए गए विकल्पों में से फील्ड ट्रिप, जिसको क्षेत्रीय भ्रमण है, जिसको क्षेत्रीय भ्रमण कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी सहायक सामग्री है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय भ्रमण में छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है, इसलिए सेकंड विकल्प आपका यहाँ पर भी सही रहेगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 3। उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वप्रथम क्या किया जाता है? समस्याग्रस्त शिक्षार्थियों का चयन किया जाता है। शिक्षार्थियों की कमजोरी के विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। उपचारात्मक कार्यक्रम के प्रारूप का निर्माण किया जाता है और उपचारात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। तो मित्रों देखिए, उपचारात्मक जो शिक्षण है वो कर रहे हो आप बच्चों का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? दिए गए विकल्पों में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। मित्रों, इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 3 में, वो है प्रथम विकल्प। समस्याग्रस्त शिक्षार्थियों का चयन सबसे पहले किया जाता है कि जिन जिन बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण करना है, कि भाई इन बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करना है, सबसे पहले उनका चयन करते हैं साथियों। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है? अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है कि जो एक आदर्श प्रश्न पत्र है या एक जो अच्छा प्रश्न पत्र है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती है? विकल्प 1 है, लगभग आधे प्रश्न बोध ज्ञान का अनुप्रयोग व कौशल पर आधारित होने चाहिए। दूसरा है, प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। तीसरा है, 1 या 2 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर लिए जाने चाहिए। और चौथा है, जहां कहीं संभव हो अपेक्षित उत्तरों की अधिकतम लंबाई को निर्धारित कर देना चाहिए, कि आपको एक निश्चित सीमा में अपने उत्तर देना है। तो मित्रों देखिए, कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्र की नहीं है, यदि इसके बारे में हम बात करें तो आपके ये जो है 1 या 2 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से लिए जाने चाहिए। भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो फिर वो सही थोड़ी होता है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपका इसमें सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। अपारदर्शी पदार्थों के छोटे रूपों को पर्दे पर बड़े आकार में प्रक्षेपित किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोस्कोप के द्वारा, कैमरे के द्वारा, एपिडाइस्कोप के द्वारा और ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा। देखिए, अपारदर्शी पदार्थ मतलब जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हो, उनका जो छोटा रूप है उसको पर्दे पर बड़े आकार में प्रक्षेपित किया जाता है एपिडाइस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? एपिडाइस्कोप के द्वारा। इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। देखिए,
ओवरहेड प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अलग चीज हो जाती है साथियों, इसमें वही छोटी चीजें बड़े आकार में देखते हैं लेकिन वो पर्दे पर नहीं देखते हैं। कैमरा एक अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पर तीसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न 6, शिक्षण में पूछताछ प्रतिमान का अर्थ है। पूछताछ प्रतिमान का मतलब क्या निकलता है शिक्षण में मित्रों? पूछताछ के माध्यम से कार्यक्रम आयोजन, पूछताछ के माध्यम से मूल्यांकन, पूछताछ के माध्यम से छात्रों द्वारा ज्ञानार्जन और पूछताछ के माध्यम से शिक्षक द्वारा शिक्षण। ये शिक्षक है, थोड़ा सा मिस्टाइप है, शिक्षक द्वारा शिक्षण। तो मित्रों शिक्षण में पूछताछ प्रतिमान का अर्थ किससे लिया जाता है? देखिए शिक्षण में पूछताछ प्रतिमान का मतलब होता है पूछताछ के माध्यम से छात्रों द्वारा ज्ञानार्जन। यही कहलाता है आपके पूछताछ प्रतिमान, कि बच्चे एक दूसरे पूछताछ करते हैं, उसके माध्यम से छात्र जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वही आपके पूछताछ प्रतिमान कहलाता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। क्लियर है सभी साथियों के? तो आपके 6 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगला 7वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 7 है आपके, प्रयोग प्रदर्शन विधि का मुख्य दोष है। मुख्य दोष, कमी, सीमा देखना है आपको। छात्रों की सहभागिता का न होना, वैज्ञानिक विधि का न होना, तथ्यात्मक निष्कर्ष न निकालना और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में मुख्य दोष है प्रयोग प्रदर्शन। देखिए प्रयोग प्रदर्शन में प्रदर्शन कौन करता है? प्रयोग पर आधारित अध्यापक करता है, और छात्र क्या करते हैं? उस चीज को अवलोकन करते हैं या उस चीज को देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर उनकी सहभागिता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारा कार्य कौन कर रहा है? अध्यापक, और छात्र सिर्फ उस चीज को देख रहे हैं। इसका मतलब आपका प्रथम विकल्प यह सही है। बाकी इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक विधि भी हो सकती है, ये बन सकती है। प्रश्न संख्या 7 में प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न संख्या 8वां क्वेश्चन है, केंद्रीय भावबोध प्रश्न शामिल रहते हैं गद्य में, पद्य में, व्याकरण में और रचना में। तो साथियों भावबोध या केंद्रीय भावबोध ऐसे प्रश्न हमेशा आपके पद्य में ही सम्मिलित होते हैं। किसमें सम्मिलित होते हैं? पद्य में। मतलब दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में, जबकि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके गद्य शिक्षण में पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है साथियों, विकल्प दूसरा यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 9 है आपका, पाठ योजना में प्रकरण का लेखन किया जाता है औपचारिक बिंदुओं में, प्रस्तावना में, उद्देश्य कथन में और व्यवहारगत परिवर्तन में। तो साथियों देखिए जब पाठ योजना से बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो आपको जो प्रकरण लिखना होता है, प्रकरण वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो साथियों प्रश्न संख्या 9 में आपका जो सही आंसर है मित्रों वो है उद्देश्य कथन में। कि जब बच्चों से आप समस्यात्मक प्रश्न पूछ लेते हो तो कहते हो कि हाँ बच्चों हाँ छात्रों हम आज इस विषय को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यही आपका उद्देश्य कथन होता है जिसमें आप प्रकरण का लेखन करते हो, ऊपर प्रकरण भी लिख देते हो। तो आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 10वां क्वेश्चन है आपका, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, एकाग्र चित्तता का विकास करना और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। तो मित्रों श्रुत लेखन, जहां लेखन की बात आएगी वो तो सही रहेगा। यहाँ पर भी शुद्ध व स्पष्ट लेखन। अब 2 विकल्प है, वाचन की गति का विकास करना और एकाग्र चित्तता का विकास करना। देखिए वाचन लेखन की पूछ रहे हैं तो फिर वाचन वाला ऑप्शन गलत है, ये श्रुत लेख विधि का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि श्रुत लेख सुनकर लिखने से वाचन की गति का विकास कैसे होगा साथियों? इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इकाई योजना का पद नहीं है। कौन सा पद आपके इकाई योजना का नहीं है? प्रस्तावना प्रश्न लिखना, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना। देखिए मित्रों इकाई योजना होती है, दैनिक पाठ योजना होती है, मासिक योजना होती है, वार्षिक योजना होती है। तो यहाँ पर इकाई योजना का कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना प्रश्न लिखना। क्यों? क्योंकि ये आपके दैनिक पाठ योजना में लिखे जाते हैं, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा इसमें प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट
12वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन आता है आपके, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। तो साथियों आ गए हम 12वें प्रश्न पर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। सुनाने और लिखने की, सुनाने नहीं है सॉरी, सुनने है ये ना, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है इन दिए गए विकल्पों में से? सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना और सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए और फिर उत्तर दीजिए। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन आपको करना है कि बच्चा सुनने में कितना दक्ष है, लिखने में कितना दक्ष हुआ है, इसका आकलन अगर आपको करना है तो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, क्योंकि उसके भाव की अभिव्यक्ति भी उसमें अच्छी तरह से हो जाएगी साथियों। इसलिए आपका चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 12 में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे मित्रों। 13वां क्वेश्चन आपके आता है, देखते हैं 13वें प्रश्न को। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान इधर रखिए, जरा भी ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है आपका, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, कि बच्चों को यदि अलग अलग सामग्री पढ़ने की मिलती है तो आपका क्या मानना है इस चीज के बारे में? व्याकरण संबंध भाषा लिखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है और भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो मित्रों देखिए, अगर बच्चों को अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने को मिले तो वो मतलब होता है कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है बच्चों के अंदर। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपको किसी प्रश्न पर डाउट हो तो जरूर कमेंट करके जाए कि सर हमें इस प्रश्न पर डाउट है, तो आप ये डाउट क्लियर करें। तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा साथियों उसको क्लियर करने की। 14वां क्वेश्चन है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है कि जो हिंदी के पाठ है उन पाठों के अंतर्गत अन्य भाषाओं के शब्द भी आपको मिलेंगे। तो उसका मतलब क्या है? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है और पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है। देखिए सभी को पता होगा, चाहे हम हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द आपको मिलते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति होती है। मित्रों प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 15 क्या आता है आपके, देखते हैं 15वें प्रश्न को। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? कार्य निर्धारण, व्याख्यान, श्रव्य दृश्य और वाद विवाद। तो मित्रों देखिए व्याख्यान तो सबसे महत्वपूर्ण होता नहीं है, वाद विवाद भी सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ पर श्रव्य दृश्य जो सहायक साधन की पूछ रहा है ये, तो वाद विवाद साधन नहीं है, कार्य निर्धारण साधन नहीं है, साधन क्या है? श्रव्य दृश्य साधन है साथियों। तो तीसरा विकल्प इस प्रकार यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। जरा थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है मित्रों, आपको बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं ले जाना है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 16वां क्वेश्चन क्या है आपका? सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कि सामाजिक अध्ययन विषय के संबंध में आपको असत्य कथन का चयन करना है मित्रों। विकल्प है, यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, यह साधारण तथा सरल है, यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है और यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। तो साथियों देखिए सामाजिक अध्ययन के बारे में असत्य कथन है कि यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। यह सैद्धांतिक पक्ष पर बल नहीं देता है साथियों, बल्कि ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ये कथन क्या है? असत्य है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखेंगे। एडगर डेल के श्रव्य दृश्य साधनों के अनुभव शंकु द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? एडगर डेल के अनुसार बताना है मित्रों। प्रत्यक्ष प्रयोजनपूर्ण अनुभव, समेकित अनुभव, नाटकीय अनुभव और क्षेत्र भ्रमण अनुभव। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में देखिए दो विकल्प तो बाहर निकाल दीजिए, समेकित और नाटकीय। दो चीजें हैं, क्षेत्र भ्रमण और प्रत्यक्ष प्रयोजनपूर्ण। तो मित्रों क्षेत्र भ्रमण में भी प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, लेकिन अगर क्षेत्र भ्रमण
के साथ में एक और विकल्प आ जाए प्रत्यक्ष प्रयोजनपूर्ण। प्रयोजनपूर्ण मतलब जिसका एक निश्चित उद्देश्य हो, तो फिर आपकी वो फर्स्ट चॉइस रहेगी एडगर डेल के अनुसार। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। ग्लोब उदाहरण है, ग्लोब सभी ने देख रखा होगा, ये किसका उदाहरण है? प्रक्षेपित सामग्री का, अप्रक्षेपित सामग्री का, श्रव्य सामग्री का और इन किसी का भी नहीं, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए ग्लोब मित्रों न तो प्रक्षेपित सामग्री है न श्रव्य सामग्री है। हाँ, ये एक 3D सामग्री होती है और यहाँ पर 3D नहीं है, तो अप्रक्षेपी सामग्री का ये उदाहरण है साथियों। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18 में। चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न 19 आता है आपका, निम्न में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम दोनों में समान है? कि हर्बर्ट में भी और मॉरिसन में भी, दोनों में कौन सा चरण एक समान है साथियों? तैयारी, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण और सामान्यीकरण। तो मित्रों प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर जो है वो रहेगा आपका प्रस्तुतिकरण वाला जो चरण है वो हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम दोनों में समान है साथियों। इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 19वें क्वेश्चन में मित्रों। अगला 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा, स्मिथ के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा और आई.के. डेविस के द्वारा। तो देखिए उद्देश्यों के वर्गीकरण की यदि बात करें तो उद्देश्यों का वर्गीकरण सबसे पहले देने वाले थे आपके बेंजामिन ब्लूम, बीएस ब्लूम जिनको आप कहते हो मित्रों। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां देखेंगे साथियों। 21वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आपके 21वां क्वेश्चन क्या है साथियों? किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं मापन, मूल्यांकन, परिधि और संक्रिया। तो देखिए कोई वस्तु है उसकी मात्रा के रूप में प्रकट करने की, मात्रा जहां पर आ गई वहां पर आपका मापन ही सही होता है साथियों। इसलिए प्रथम विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखिए मूल्यांकन तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में चल जाता है, इसलिए आपका मूल्यांकन वाला जो विकल्प है वो यहाँ सही नहीं है, ओनली मात्रात्मक आ रहा है तो मापन। 22वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। मूल्यांकन की प्रक्रिया में वह उपक्रम जिसमें छात्रों के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा रखा जाता है कहलाता है जांच सूचियां, वृत्तांत अभिलेख, अभिवृत्ति मापनीय और निर्धारण मापनीय। तो मित्रों देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे कि मूल्यांकन प्रक्रिया में वह उपक्रम, तो यहां तक तो कुछ नहीं, जिसमें छात्रों के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा रखते हैं, मतलब छात्रों ने कैसा व्यवहार कर रखा है, छात्र कैसा व्यवहार करते हैं, इसका ब्यौरा वृत्तांत अभिलेख में रखते हैं मित्रों। किस में रखते हैं? वृत्तांत अभिलेख में। आपका दूसरा विकल्प यहां पर सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख और वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो साथियों देखिए आपका जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है ये रचनात्मक आकलन नहीं है साथियों, बल्कि ये योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? योगात्मक आकलन के। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 23 में। अगला 24वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 24वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कि अधिगम का जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो नियम है उससे संबंधित कौन सा नियम नहीं है साथियों? पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। देखिए जो अधिगम के जो नियम हैं जिनको प्राथमिक नियम भी कहते हैं साथियों, तो वहाँ पर अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम तो है, लेकिन पुनर्बलन का नियम उन्होंने नहीं दे रखा है प्राथमिक नियमों के अंतर्गत। इसलिए ये नियम प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है साथियों। ये तो स्किनर वाला हल वाला नियम हो गया। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है 24 में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी? अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्टेड बताना है आपको। फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र और स्लाइड। देखिए फिल्म स्ट्रिप भी प्रक्षेपित है,
चित्र विस्तारक यंत्र भी प्रक्षेपित है, स्लाइड भी प्रक्षेपित है, लेकिन चार्ट क्या है? अप्रक्षेपित या दृश्य सामग्री है। तो साथियों यही आपका सही आंसर रहेगा 25 में, विकल्प नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण नहीं है, वो देखना है आपको। वेद, विश्वसनीय, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन और व्यक्तिनिष्ठ। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपके वेद भी होती है, विश्वसनीय भी होती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन भी इसमें किया जाता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ ये नहीं होती है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इसका झुकाव नहीं होता है साथियों, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण नहीं है। चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है, प्रश्न संख्या 26 में। अगला 27वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक टेक्निक है, एक तकनीक है। सत्र पर्यंत मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। देखिए सीसीई की एक तकनीक कौन सी है, दिए गए विकल्पों में से बताना है साथियों। तो जो निदानात्मक है, जो उपचारात्मक मूल्यांकन है, ये सभी सीसीई की मूल्यांकन की तकनीक के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी इकाई, अर्धवार्षिक, सत्र पर्यंत ये नहीं आते हैं साथियों सीसीई के अंतर्गत। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है, प्रश्न संख्या 27 में। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है साथियों। जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है, तो उसमें कौन सा गुण होता है? वैधता का, व्यापकता का, वस्तुनिष्ठता का और विश्वसनीयता का। मित्रों देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है 28वां क्वेश्चन आपसे कि बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने का परिणाम सदैव लगभग समान होता है, समान प्राप्त, बार बार समान प्राप्त हो रहा है उसका परिणाम, तो मतलब वो परीक्षण क्या है? विश्वसनीय परीक्षण है साथियों। कैसा है परीक्षण? विश्वसनीय है, उसमें कोई अंतर या भिन्नता नहीं आ रही है। प्रश्न संख्या 28 में आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 29 आता है आपके, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण को सजग है, ये सजग बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? निगमन विधि, खेल मनोरंजन विधि, विश्लेषण विधि और उपयुक्त सभी। देखिए निगमन विधि तो बिल्कुल गलत होता है, तो ये चौथा भी गलत हो गया। विश्लेषण विधि की जगह आपका राइट आंसर रहेगा खेल मनोरंजक विधि, क्योंकि सजग बच्चे खेल और मनोरंजक के माध्यम से गणित सीखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे, मन भी लगेगा उनका, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए साथियों। तो प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सह संबंध पाया जाता है, जिससे पता लगता है कि ज्ञान अखंड है, ज्ञान एकांगी है, ज्ञान सार्वभौमिक है और ज्ञान असीमित है। साथियों देखिए जो अलग अलग विषय है इनमें जो अंतर संबंध पाया जाता है, इससे मतलब पता चलता है कि ज्ञान एक अखंड इकाई है, अविभाज्य इकाई है साथियों। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है। आज के 30 क्वेश्चन थे, जरूर कमेंट करके जाए कितने सही हुए हैं, टेस्ट पेपर कैसा लगा, कि वास्तव में आपको तैयारी में मेरी तरफ से हेल्प मिलती है या ऐसे ही मजे ले रहे हो मेरे, तो जरूर बता कर जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द आपसे वापस एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।